वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है शिखर्स द लर्निंग ऐप। हम हैं तो मुमकिन है। आज की क्लास या आज का आपका जो पेपर डिस्कशन जो चलेगा वो है आपका जेट 2020 का पेपर बायोलॉजी का, जिसमें आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस तरीके से आए हैं। इस बार का जो पेपर पैटर्न है या बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बात करी जा रही है इस बार की, वो पेपर पैटर्न बहुत इजी आया है। जो क्वेश्चंस आए हैं वो बिल्कुल स्तरीय भाषा पर आए हैं और स्तरीय लेवल पर आते हुए आप लोगों को जितनी भी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पुट करेंगे या देखेंगे, ये सभी चीजें आपको हमारे ऐप में या आप लोगों को जब आप हमारा ऐप परचेस करेंगे तो आपको हमारे नोट्स में पूरी तरीके से दिखाई देंगे। तो यहाँ से आज हम क्लास स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे कि फल उत्पादन को बढ़ावा या बढ़ाया देने के लिए जो क्रांति की गई वो कौन सी क्रांति थी। पहला नंबर आपके पास ऑप्शन में है हरित क्रांति, दूसरा नंबर है आपके पास सुनहरी क्रांति, तीसरा नंबर है आपके पास गोल क्रांति और चौथा नंबर है आपके पास इंद्रधनुषी क्रांति। यानी कि नेम ऑफ रेवोल्यूशन व्हिच इज द रिलेटेड टू प्रमोट फूड प्रोडक्शन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन, ब्राउन एंड रेनबो रेवोल्यूशन। आप लोगों के पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, और इन चारों ऑप्शन में जब हम डिस्कस करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये इकोनॉमिक और आपके एग्रोनॉमिक का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जब आप बात करते हैं तो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है या इसका पहला जो ऑप्शन है आपके पास में हरित क्रांति। हरित क्रांति के लिए आप जानते हैं जो कि गेहूं से संबंधित क्रांति है, जिसके अंतरराष्ट्रीय या जनक की बात कर दी जाए तो वो थे आपके पास एनी बर्लॉग साहब। जबकि भारत में 1964 में जब इसका उत्पादन किया या हमारे देश में जब गेहूं की समस्या संबंधित आई तो गेहूं के उत्पादन के लिए जब हमारे देश को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उस समय जब हमारे देश में इन सब चीजों के लिए इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं वो है स्वामीनाथन साहब, जिनका पूरा नाम है एन एस स्वामीनाथन साहब। जबकि अब आप देखेंगे अगला ऑप्शन आपके पास जो है वो है सुनहरी क्रांति से संबंधित। और जब हम सुनहरी क्रांति से संबंधित बात कर दी जाती है तो ये है आपके पास फलों से संबंधित होने वाली क्रांति। और जब फलों से संबंधित क्रांति के लिए बात करी जाती है तो इसके जनक की जहां बात कर दी जाती है तो ही इसके जनक है वो है एन एल चड्ढा साहब। ठीक, के एल चड्ढा साहब। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी मिस्टेक, के एल चड्ढा साहब जो है इसके जनक है। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास में आती है गोल क्रांति। और गोल क्रांति के जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गोल क्रांति, तो गोल क्रांति जो संबंधित है आपके पास में आलू से संबंधित है। और अगली क्रांति जो आपके पास है इंद्रधनुषी क्रांति। और ये इंद्रधनुषी क्रांति जो है आपके पास में ऑल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगी, जिसे आप हिंदी में बात कर दी जाती है तो कृषि का समग्र विकास, इसका क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। परंतु जब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा आंसर नंबर 2, जिसे आप गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हो। और आपके पास में ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल किताब में एज इट इज या हमारे नोट्स में जब आप पढ़ेंगे तो एज इट इज आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है ये, सूजन प्रक्रिया में भागीदार रक्त कोशिकाएं हैं। अब सूजन की प्रतिक्रिया इट मींस स्वेलिंग प्रोसेस जितनी बात करी जाएगी, ब्लड सेल इन्वॉल्व इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस आर। तो जहां हम बात करते हैं तो हिस्टामिन किसके थ्रू स्रावित होने वाला है, ये है बेसोफिल के द्वारा। जो एक बेसिक क्वेश्चन था आपके पास में, इओसिनोफिल आपके एलर्जी से रिलेटेड होता है, न्यूट्रोफिल आपके रिलेटेड कुछ भी नहीं, और लिम्फोसाइट आपकी जितने भी लिम्फ से हैं उनसे रिलेटेड है। बेसोफिल जो है हिस्टामिन जो है इंफ्लेमेटरी का क्या करवाएगा, यहाँ पर शो काम करवाएगा। और जो वर्किंग होती है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। आगे की तरफ जब आप ऐप वगैरह में देखेंगे या पढ़ेंगे तब आपको डिस्कस करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आता है वो है ये, निम्नलिखित में से कौन से दो पादप वृद्धि हार्मोन है। ये आपके पास अगेन से
प्लांट फिजियोलॉजी का क्या है क्वेश्चन है। और जब प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी आपके पास 3rd नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिला है। इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से वैसे तो कम आते थे, पर इस बार 3 या 4 क्वेश्चन आपके प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपको देखने के लिए इस वीडियो में मिलेंगे। तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से 2 पादप वृद्धि हार्मोन हैं। तो 2 पादप वृद्धि हार्मोन आप लोगों के पास में याद ही है कि आपके पास 2 प्रकार के हार्मोन दिखते हैं। एक तो होते हैं जो वृद्धि को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और एक होते हैं जो दूसरे वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। इट मींस आप ये बात कर सकते हैं कि एक तो वृद्धि प्रेरक होते हैं हार्मोन और दूसरे वृद्धि निरोधक या वृद्धि को रोकने वाले या वृद्धि संदमक हार्मोन कहलाते हैं। यहाँ आपके पास में बात करी जाएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप लोग देखिएगा कि वृद्धि प्रेरक हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो वृद्धि हार्मोन, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग देखें, प्रेरक हार्मोन 2 प्रकार के हार्मोन आप बात कर रहे हैं, और एक है वृद्धि संदमक हार्मोन। ठीक है, प्रेरक हार्मोन की बात कर दी जाती है जहां पर आप ऑक्सीन की बात करेंगे, दूसरा जिब्रेलिन की बात करेंगे, तीसरी आपके पास साइटोकाइनिन की बात आएगी। ठीक, जबकि संदमक हार्मोन में आप किस किस को पढ़ेंगे, इथाइलिन को और ABA को, एब्सिसिक एसिड को पढ़ेंगे। ठीक है, यहां जब आप पढ़ रहे हैं वृद्धि प्रेरक हार्मोन, तो अब आप देखिए इन दोनों हार्मोन्स में आपको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीन और साइटोकाइनिन आपके पास वृद्धि प्रेरक है। ठीक है, जिब्रेलिन, दूसरा ऑप्शन भी चेक करेंगे हम, जिब्रेलिन और इथाइलिन। जिब्रेलिन एक वृद्धि प्रेरक है जबकि इथाइलिन एक वृद्धि संदमक है। ठीक है, फिर अगर हम बात कर देते हैं तो आपके पास जब बात करी जाएगी यहाँ पर कि तीसरा ऑप्शन देखिए कि एब्सिसिक एसिड और ऑक्सीन, एब्सिसिक एसिड ABA ये रहा, और ऑक्सीन वृद्धि प्रेरक, ये दोनों दोबारा, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, साइटोकाइनिन प्रेरक और इथाइलिन दोबारा संदमक। इट मींस आपके पास में जिब्रेलिन और इथाइलिन ये गलत है आपके पास। सेकंड, एब्सिसिक एसिड और ऑक्सीन ये भी गलत ऑप्शन रहा। साइटोकाइनिन और इथाइलिन ये भी गलत ऑप्शन रहा, जो कि आपके पास एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन दिखाई दे रहा है आपको एक ऑप्शन में, दूसरे में वृद्धि संदमक दिखाई दे रहा है, दूसरे नेक्स्ट ऑप्शन में वृद्धि संदमक और वृद्धि प्रेरक दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन को देख रहे हैं तो आपके पास पहला जो ऑप्शन का आंसर जा रहा है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन जो है आपके पास में वृद्धि प्रेरक हार्मोनों से संबंधित हार्मोन है। तो नेक्स्ट, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखते हुए नेक्स्ट 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, खुरपा मुंह पका रोग किसे कहते हैं या किसके द्वारा होता है, फैलता है। फूट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय, नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिसमें आपके पास डायरेक्ट आंसर जाएगा किसके पास में, विषाणु, वायरस जनित रोग है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, यदि एक व्यक्ति को जन्म से ही आनुवंशिक रोग है, वह इस रोग को ठीक करने के लिए निम्न में से उपचार ले सकता है। ध्यान से सुनिएगा, आनुवंशिक बीमारियां वे बीमारियां जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है, ट्रांसमिट होती रहती है। जब भी हम आनुवंशिक रोगों के लिए बात कर दी जाती है तो आनुवंशिक रोग जो होते हैं वो जीनों से संबंधित होते हैं। तो यानी कि आपको जो भी प्रोसेस अपनाना पड़ेगा वो किससे संबंधित होंगे, आपके पास जीन से रिलेटेड होनी चाहिए। जितनी भी प्रॉब्लम होगी आपके पास जीन से संबंधित प्रोसेस चलनी चाहिए, जीन से रिलेटेड आपके पास में क्या चलनी चाहिए, चिकित्सा चलनी चाहिए। तो इन सब के लिए देखते हुए आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हुए या ऑप्शंस को देखते हुए थोड़ा सा देखें इसका, कीमोथेरेपी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कीमोथेरेपी का उपयोग आप कैंसर के इलाज में करते हैं। जीन थेरेपी नॉर्मल सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं कि आनुवंशिक रोग है
और अनुवांशिक अगर रोग है तो आपको क्या करना है, उसी जीन को हटाना है जो कि अनुवांशिकता या जीन जो है, ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस रोग को लेकर जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है जीन थेरेपी, ये आपका क्या होगा, सही होगा। रीजन क्या है, क्योंकि अनुवांशिकता के जितने भी रोग होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करेगा, जीन ले जाने का काम करेंगे। और जो थेरेपी यूज की जाएगी वो कौन सी थेरेपी होगी, जीन थेरेपी यूज की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में क्लाइटेलम या पर्यणिका कौन से खंडों में पाई जाती है। जब भी हम केचुए की बात करते हैं तो केचुए में क्लाइटेलम या पर्यणिका, ये डायरेक्ट आपकी किताब का उठा हुआ क्वेश्चन है, जहां पर आपके पास 14, 15, 16 नंबर का जो खंड होता है, 14, 15, 16 नंबर के जो सेगमेंट्स होते हैं वो आपकी क्लाइटेलम या पर्यणिका से क्या होती है, संबंधित रहेंगे। ठीक, अगला आपके पास जो क्वेश्चन है, वर्गीकरण हेतु, आप सभी को पता है कि टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वर्गीकरण हेतु नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी है, कि हु गिव द बायनॉमिन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास द्विनाम पद्धति की जब हम बात कर दी जाती है तो आपके पास पहला ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है कैरोलस लीनियस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपके पास यहाँ पर क्या है, टैक्सोनॉमी शब्द जो था वो जरूरी थी, डी कॉन्डोलो ने दिया था, परंतु यहाँ जब भी आपके पास में द्विनाम पद्धति, जिसमें पहला नाम उसके वंश को, दूसरा नाम उसकी जाति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, इस सिस्टम को बनाने वाला एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था कौन, कैरोलस लीनियस। ठीक है साहब, ये पहले नंबर का जो ऑप्शन है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया बच्चों। आपके जितना भी है इकोलॉजी, जिसमें आप देखते हैं कि जितने भी उत्पादकता, ऊर्जा, इन सब से संबंधित, उपभोक्ताओं से संबंधित खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखलाएं, साथ ही साथ आप इसमें बहुत सारी पिरामिड्स वगैरह की भी जानकारी लेते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता इकोलॉजी से क्वेश्चन रिलेटेड आपके पास में है। और इकोलॉजी में भी वो कहां से क्वेश्चन उठाकर दे रखा है आपको, कि प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, इट मींस फूड चेन से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। और फूड चेन में आप जब पढ़ते हैं या फूड चेन में आप देखेंगे तो ऐसी श्रृंखला या ऐसी चेन जिसमें उत्पादकों के ऊपर, ये उत्पादक जो है, ये उत्पादक जो आपके पास में हरे पादप जो है, ये हरे पादप जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके पास काम कैसे कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की तरह कार्य कर रहे हैं। और प्रोड्यूसर की तरह कार्य करने वाले जो है, इनके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या हो रहे हैं, जीव जंतु या अन्य प्रकार के जितने भी है, मानव वगैरह, ये सभी चीजें जितने भी आपके पास जीव जंतु हैं आपके प्रकृति में, वो सारे के सारे इसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। और जब ये डिपेंड हो रहे हैं तो जिसमें पहला आपके पास में आते हैं सारे के सारे शाकाहारी, आप देखते हो। तो शाकाहारी वाले ऑप्शन आप देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राइमरी कंज्यूमर जिन्हें आप कहते हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, दूसरा आपके पास में आते हैं मांसाहारी, जो कि इन शाकाहारियों को क्या करते हैं, खाते हैं, जिन्हें आप ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें आप या जिसे आप क्या कह रहे हो, इसमें आप इसको ठीक है, ये जो आपके पास में है वो है द्वितीयक उपभोक्ता। सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट में जो आपके पास में है शीर्ष उपभोक्ता, ये भी आपके पास में मांसाहारी ही होंगे, और साथ ही साथ ये सर्वाहारी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप देखिए, बाज और टाइगर, क्या ये शाकाहारी या प्राइमरी कंज्यूमर में नहीं है साहब। मछली और वैल है ही नहीं। सांप और मेंढक नहीं है सर। आपके पास सीधा आंसर जाता है कैटल एंड इंसेक्ट। ये ही दो क्या दिख रहे हैं आपको ऑप्शन में, एक्सप्लेनेशन में, कि वह सभी जानवर
या जंतु जो कि प्रोड्यूसर या उत्पादकों को क्या कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, जिसमें आप किसके बारे में बात कर रहे हो, कैटल और इंसेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। फोर्थ नंबर का जो आपके पास है कि जब तक, और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जब तक वो कीट का कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं देगा तब तक आप उसे मांसाहारी में नहीं डालते हैं। कीट हमेशा कैसे दिखाई देंगे आपको, शाकाहारी ही शो होंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले सूक्ष्म जीवों का समूह है। A group of microbes who favor plant growth are। अब ध्यान से सुनिएगा, प्लांट के फेवर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट का फेवर जो करेंगे या प्लांट की वृद्धि के बाद जहां कर दी जाएगी, तो प्लांट की वृद्धि से संबंधित जितने भी यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का जो समूह है उसको एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद इसके टिक के आंसर के टिक की तरफ चलेंगे कि एजोला, एनाबीना और अमीबा। ये ध्यान रखने वाली बात है, एजोला, अमीबा, एजोला नील हरित शैवाल और अमीबा। अमीबा प्रोटोजोआ ग्रुप से है जो कि प्लांट में किसी भी तरीके से पौधों के वृद्धि के अनुकूल प्रभाव डालने में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा अमीबा, क्योंकि इसीलिए ये समूह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। दूसरा आपके पास में एजेटोबैक्टर, एजोला और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी आपके प्रोटोजोआ समूह से है, इसीलिए ये भी पौधों की वृद्धि पर कोई भी प्रभाव डालने में सूक्ष्म समूह का जो है वो ग्रुप में नहीं इंक्लूड होगा। नेक्स्ट थर्ड आपके पास में है एजेटोबैक्टर, एजोला, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को आप दीजिए या एनाबीना के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, ये एनाबीना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पैरामीशियम, एजेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल। तो पहला ऑप्शन आपके पास गलत रहा, सेकंड रहा गलत, और थर्ड नंबर का आपके पास ऑप्शन गलत जा रहा है। एजेटोबैक्टर इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि एजेटोबैक्टर और एजोला ये दोनों की दोनों ही कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करवाते हैं, पादपों की हेल्प करवाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है तो पादप क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और साथ ही साथ ये नील हरित शैवाल एनाबीना जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन युक्त या नाइट्रिकारी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको अपने आप में होल्ड करने की कैपेबिलिटी को शो करवाता है या उनके साथ अपने आप को कोरिलेट करने का काम करवाता है। इसीलिए ये वाला आपके पास जो ग्रुप है थर्ड नंबर का, जो एजेटोबैक्टर, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी वाला है, ये आपके पास सही जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगेन देखने के लिए मिल रहा है, ये कि सिट्रस कैंकर का रोग है, प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, प्लांट डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिट्रस कैंकर, कैंकर जो होता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई नींबू है, ध्यान से सुनिए बच्चों, ये नींबू है और इस नींबू के ऊपर आपने क्या करवाना है, या यहाँ पर क्या करवा देंगे अपन, कैंकर करवा देंगे, सॉरी, ये कुछ इस तरीके से क्या पड़ता है, स्पॉट टाइप में पड़ जाते हैं किसके ऊपर, नींबू के ऊपर। तो ये वाला जो सिट्रस कैंकर जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से, फ्यूजेरियम वुडम नहीं साहब, इसकी वजह से नहीं है, अल्टरनेरिया फंगल डिजीज नहीं है। कैंकर जब भी आएगा तो यहाँ ध्यान रखना, पक्सीनिया नहीं, ये सारे के सारे जो है बैक्टीरियल डिजीज है, जैंथोमोनास सिट्राई के थ्रू होने वाली डिजीज है। ये रहा आपके पास आंसर नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है निषेचन निम्न प्रक्रिया है। निषेचन की प्रक्रिया ध्यान से सुने, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, नेक्स्ट पहला ऑप्शन देखिए इसका, प्राक केंद्रकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ द प्रोन्यूक्लियाई, विभिन्न जातियों के दो युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, एक ही जाति के दो युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एंड फोर्थ ऑप्शन इज युग्मकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। यहाँ पर आप देखिएगा पहला नंबर का क्वेश्चन प्राक केंद्रकों का, प्राक केंद्रक तो कोई जैसी कोई संरचना है ही नहीं, तो न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई आपके पास में ऑप्शन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। विभिन्न जाति के दो युग्मकों का संलयन हो ही नहीं सकता, अगर विभिन्न जातियां
प्रक्रियाएं हैं तो उसमें निषेचन की प्रक्रिया संभव ही नहीं होगी। सेम जाति की प्रक्रिया, सेम जाति में ही क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और दूसरा आता है युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये प्रोसेस तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो ये 4th नंबर का ऑप्शन भी गलत हो जाता है आपके पास में। और ये आपके पास 3rd नंबर का ऑप्शन जाता है कि एक ही जाति के 2 युग्मकों का क्या करवा देना, संलयन करवा देना। कौन सी क्रिया कहला रही है, निषेचन की क्रिया कहला रही है। ये आपकी एम्ब्रियोलॉजी का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आप लोग बहुत सारी चीजें स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis की प्रोसेस आप देखने के लिए मिलती हैं, ठीक। निम्न में से लिंग निर्धारण XO प्रकार का होता है। XO, ध्यान से सुनिएगा आप, XX और XO प्रकार का जब भी लिंग निर्धारण की बात कर दी जाती है वो किस में आता है, आपके पास में इंसेक्ट्स में आता है। और जब भी हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट कैपेबल फॉर दिस टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। होगा जरूर इंसेक्ट्स में, परंतु हर एक इंसेक्ट में ये वाली प्रक्रिया हो ये पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये ड्रोसोफिला नहीं और तिलचट्टा, इसका आंसर आपके पास जाएगा ग्रास होपर। ग्रास होपर टिड्डा जिसे आप कहते हैं, ठीक है, यानी कि इसी में ही किस तरीके का, यानी कि आपके पास देखो कई बच्चे ये भी लगाएंगे, कई बच्चे ये भी लगाएंगे, पर प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कई कई बुक्स में दिया हुआ भी है ड्रोसोफिला के बारे में, पर आप थोड़ा सा ध्यान से शांति पूर्वक सुने। इसमें आपके पास आंसर जो आएगा वो ग्रास होपर ही आएगा। रीजन क्या है कि XO प्रकार की जहां बात कर दी जाती है वहां जनरली किसको लिया जाता है, ग्रास होपर को ही लिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप ऊतक संवर्धन के जनक माने जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है आपके पास में, ये बायोटेक से क्वेश्चन आया है भाई। और बायोटेक के क्वेश्चन में ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट के लिए उसकी पहली ही या दूसरी ही लाइन उसके जनक की बात कर दी जाती है कि गोटलिब हैबरलैंड जो है इसके क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्या है यहाँ पर जनक है, या पादप ऊतक संवर्धन के क्या कहला रहे हैं, जनक कहला रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास में पारिस्थितिकी में निम्न पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। इकोलॉजी का अगेन आपके पास एक क्वेश्चन उठकर आया है। तो इकोलॉजी के लिए जहां बात कर दी जाती है तो ध्यान से सुनिएगा कि पारिस्थितिकी में जो पिरामिड की जहां बात आती है यहाँ पर आपके पास एक नाम आता है चार्ल्स डाल्टोनियन का। और ये चार्ल्स डाल्टोनियन के लिए जहां बात कर रहे हैं हम, तो ये चार्ल्स डाल्टोनियन साहब ने क्या बताया था कि पिरामिड्स के बारे में बताया था, और इसी वजह से इन पिरामिड को आप डाल्टोनियन भी कहते हैं या डाल्टोनियन ग्राफ भी कहते हो, ठीक। जो कि आपको क्या बताए थे, अलग अलग आधार पर बताए थे। जैव भार के पिरामिड, संख्या के आधार पर चारागाह का कोई पिरामिड नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपके पास पहले ही कट गया। संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। तो आप लोगों के पास ये बात अच्छे से याद है कि हमेशा ऊर्जा का पिरामिड ही कैसा बनता है, सीधा बनता है, जिसमें हमेशा क्या किया जाता है कि ऊर्जा का स्तर या ऊर्जा को क्या किया जाता है, बताया जाता है। और यहाँ पर ऊर्जा का जब भी एक स्थान से दूसरी जगह पे या दूसरे स्तर में क्या होगा, स्थानांतरण होगा, तो वो लिंडमैन के नियमानुसार क्या किया जाएगा कि 90% एनर्जी क्या कर दी जाएगी, वातावरण में ऐसे ही मुक्त हो जाती है, जबकि 10% एनर्जी ही क्या होती है, हर स्तर में क्या होगी, ट्रांसफर होती चली जाएगी। क्लियर? तो इसका आंसर आपके पास इसका ऑप्शन आएगा ऊर्जा का पिरामिड। सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास में है कीट रोग कवक गण के सदस्यों द्वारा होता है। ध्यान से सुनिएगा, कीट रोग की बात कर रहे हैं, और जब भी कीट रोग की बात करी जाती है तो वहां पर यहाँ ध्यान से सुनिए, रस्ट डिजीज की बात कर रहे हैं, तो रस्ट डिजीज हमेशा एरिसाइकल्स के थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है अंडोत्सर्ग
के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? रिलीजिंग ऑफ विच हार्मोन इन नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन, ठीक है, एवोल्यूशन नहीं ओव्यूलेशन, ठीक है, जिसमें आपके पास पहला हार्मोन है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, एस्ट्रोजन, एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि अंडोत्सर्ग के लिए आप लोग कौन से हार्मोन का स्त्रावण कर, यानी कि महिलाओं में कौन से हार्मोन का स्त्रावण होता है? फॉलिकल एफएसएच सॉरी एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावत होगा, और यही हार्मोन क्या करवाता है? ग्राफिन पुटिका के बाद में, यानी कि उसको सेकेंडरी मेम्ब्रेन को रिलीज करवाने का वर्क करवाएगा, जो आप आगे की तरफ जब हम पढ़ाएंगे बायो में तब पढ़ेंगे, ठीक है। श्वसनिकाओं का एवं फैलोपियन ट्यूब का स्तर बना होता है एपिथेलियम की किस उपकला का बना होगा? तो यहाँ ध्यान रखना, जब भी फैलोपियन ट्यूब की बात कर दी जाती है तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि महिलाओं में, ये ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब उपस्थित होगी, नॉर्मल सी बात है, यूट्रस का एक स्ट्रक्चर, ओवरी की बात कर रहे हैं, और श्वसनिकाओं के लिए जहां बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो अंडा या एग फॉर्मेशन होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो होती है, जो एग होता है वो नॉन मोटाइल कंडीशन में होता है, और जब नॉन मोटाइल कंडीशन में है तो जब एग कहां पर फैलोपियन ट्यूब में आता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए कुछ ना कुछ हेयरी स्ट्रक्चर चाहिए, और जब हेयरी स्ट्रक्चर चाहिए रहती है तो आपके पास में कैसी आएगी? सीलिया आ जाएंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आयताकार फल की उपकला ये नहीं होता, स्तंभाकार उपकला हो सकता है, रोमक उपकला हो सकता है, शल की उपकला नहीं है। ये दो ऑप्शन आपके यहाँ कट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आप देख रहे हो कि फैलोपियन ट्यूब में अस्तर बना हुआ होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब ये आपके पास में सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है, स्तंभाकार रूप में भी हो सकता है, क्यूबॉइडल रूप में भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, स्तंभाकार भी हो सकता है इस तरीके से। परंतु जब भी आपके पास में स्तंभाकार उपकला, पर यहाँ स्तंभाकार जो उपकला है उसमें रोमा भी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपके पास जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? थर्ड नंबर का, कि ऐसी उपकला जिस पर क्या पाए जा रहे हैं? रोम उपस्थित हो रहे हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ मोटाइल कंडीशन में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रही है। वही स्ट्रक्चर क्या करवाएगी? फैलोपियन ट्यूब और श्वसनिकाओं का क्या करवाएगी? निर्माण का काम करवाएगी, उनके अस्तर का निर्माण या उनकी लाइनिंग का क्या करवाएगी बच्चों? फॉर्मेशन का काम करवाएगी। सिलिएटेड एपिथेलियम इससे आप कहते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, प्रथम स्थलीय पादप जिनमें संवहन बंडल पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, आपके पास अगेन आपके पास प्लांट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन से बात कर दी जाएगी तो आपके पास में प्रथम स्थलीय पादप जिनमें संवहन बंडल उपस्थित होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम स्थलीय पादप के लिए हम बात कर देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट स्थलीय पादप के लिए जहां बात कर दी जाएगी तो वो कौन आ जाएंगे? ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे। परंतु वो आपसे पूछ रहा है जिनमें संवहन बंडल, वैस्कुलर सिस्टम भी क्या हो? उपस्थित हो। इट मींस आपके पास, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आंसर नंबर 2 जाएगा। टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें क्या होगा कि जिनमें प्रथम स्थलीय तो नहीं, जिनमें प्रथम संवहन बंडल भी उपस्थित होंगे, यानी कि ऐसे पादप हैं जो कि स्थल पर अच्छे से किसी भी बिना किसी एफर्ट्स के क्या हो रहे हैं? उग रहे हैं। साथ ही साथ जिनमें संवहन बंडल भी क्या पाए जा रहे हैं? उपस्थित हो चुके हैं, और यही प्रथम सक्षम पादप थे जो कि क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इस भूमि पर आकर जिनमें संवहन तंत्र क्या हो गया? विकसित हो चुका है। अगला आपके पास में जो टॉपिक क्वेश्चन है वो है सर्टोली कोशिकाओं का महत्व होता है। ध्यान से सुनिए, आपके पास ये एम्ब्रियोलॉजी का एक क्वेश्चन आया है, सर्टोली कोशिकाओं का जो कार्य है वह महत्व है वो पूछ रहा है। सर्टोली सेल्स आर इन्वॉल्व इन, ठीक है, उत्सर्जन में नहीं है। आपके पास में एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है, उत्सर्जन में नहीं है, श्वसन में नहीं है। निषेचन और पोषण, इन दोनों से क्वेश्चन बात पर निषेचन में ये क्रिया
कहीं सहायता नहीं करेगी या ये कोशिकाएं कहीं सहायता नहीं करेंगी, तो आपके पास ऑप्शन बचता है केवल और केवल क्या, पोषण। लेडिंग सेल्स जो है हमेशा, सर्टोली सेल्स जो है हमेशा, लेडिंग सेल्स भी एक टाइप है कोशिकाओं का, बट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सर्टोली कोशिकाओं का, तो सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं पोषण या नरिशमेंट से संबंधित होती है। किसके नरिशमेंट से संबंधित रहेंगी बच्चों, शुक्राणुओं के नरिशमेंट से संबंधित रहेंगी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में है फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास रेस्पिरेशन सिस्टम आपने जब पढ़ा होगा तो आपको ये बात ध्यान से देखने के लिए मिली होगी कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है आपको, ये जो सी आकार के उपास्थल छल्लों से मिलकर बनी हुई होगी, जिसमें नंबर ऑफ सी आकार के उपास्थल छल्ले जो होंगे वो 16 होंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की। अब ये श्वसनी का जो है, ये श्वसनी जो है, श्वसनी इस तरीके से शाखाओं में बट जाएगी और लास्ट में कुछ इस तरीके की एक संरचना जो कि बैग लाइक गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, वायु कुपिकाएं, एल्वियोलाई, जिसे आप कह रहे हो थर्ड नंबर का ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, सूक्ष्मतम जीव जो वृद्धि, विभाजन एवं जनन का गुण रखता हो। सूक्ष्मतम, स्मॉलेस्ट organism capable of the growth, division and reproduction also। ये क्वेश्चन आपके पास देखने के लिए बात आ रही है। एक्टिनोमाइसीट्स फंगस है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता आपके पास। जीवाणु, बैक्टीरिया हो सकता है, विषाणु इज नॉट पॉसिबल। वायरस जो है कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहां आपके पास में ध्यान से सुनिएगा, क्यों आपसे वो बात कर रहा है सूक्ष्मतम जीव जो वृद्धि, विभाजन एवं जनन का गुण रखता हो, ये गलत हो गया आपके पास में, विषाणु गलत हो गया। अब आपके पास माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु दोनों ऑप्शन में है। ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु आपके पास दो ऑप्शन में है। अगर वो आपसे ये बात बोल देता कि सूक्ष्मतम जीव जो कि कोशिका भित्ति या इन सब चीजों से लैस हो और वह जनन का गुण रखता हो, तब तो आपके पास माइक्रोप्लाज्मा आता ऑप्शन में, ओ क्वेश्चन आंसर। पर आपके पास आंसर अभी कौन सा जाएगा, जीवाणु या बैक्टीरिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में दाता के 22 नंबर के क्वेश्चन में है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में दाता के कुछ खंड को ग्रहण करने वाला युक्त ग्राही होता है, या suitable host in genetic engineering to introduce DNA segment of donors is, जिसे आप क्या कहते हैं, नॉर्मल सी बात है, ये अगेन बायोटेक्नोलॉजी का आपके पास क्वेश्चन है। जितना भी आपके पास जितना एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो जनरली एक ही बैक्टीरिया पे चल रहा है और जिसका नाम क्या है, एस्चेरिया कोलाई। ठीक है, इसी को थोड़ा आप ध्यान रखना, बैसिलस सबटिलिस नहीं है, ईस्ट नहीं है और बैक्टीरियोफेज ये भी नहीं है। आपके पास जो आंसर जा रहा है बैक्टीरिया है, ई कोलाई है ना, जिसमें एस्चेरिया कोलाई, जिसमें आप फ्यूमेरिन को देख रहे हो, इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए भी देखना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीजें जो आएंगी, ये ई कोलाई बैक्टीरिया हर जगह आपको दिखाई देगा। ठीक। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, स्तनधारी जंतुओं में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया करवानी है, अंडाशय में नहीं होती है, गर्भाशय में आकर भ्रूण आरोपित होगा, भग में नहीं, आउटर पार्ट ऑफ द वेजाइना है ये, जो कि एसेंशियली पार्ट्स कहलाते हैं, जिसमें आपके पास फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो है फैलोपियन ट्यूब जो है इसका आंसर है। ठीक है, जिसमें अभी अपने लास्ट क्वेश्चन पे भी डिस्कस किया था, फैलोपियन ट्यूब, जिसमें किस तरीके के रोमावी उपकला आपको पास में दिखाई देंगी और यहाँ पर ही कौन सी, यहीं पर ही आके आपकी कौन सी क्रिया भी संपन्न हो रही है, निषेचन की क्रियाएं भी संपन्न हो रही हैं। अगला आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 24 नंबर का,
ग्रामीण लोगों द्वारा पेड़ों से लिपट कर उन्हें काटने से बचाने के लिए किया गया जो आंदोलन था वो कौन सा था? नॉर्मल सी बात है कि ये अमृता देवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक आंदोलन था, जिन्होंने 300 महिलाओं ने लगभग उस गांव के बिश्नोई समाज के ये लोग थे जिन्होंने चिपको आंदोलन में भाग लिया था। खेजड़ी वृक्ष से ये महिलाएं लिपट गई थी और कई महिलाओं का जो सिर था धड़ से अलग कर दिया गया था राजा की आज्ञा के कारण से। ये जो चिपको आंदोलन जो था, मूवमेंट था, ये जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था प्लांट्स को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए वैसे भी। और ये जो चिपको आंदोलन जो है वो संबंधित भी किससे है? राजस्थान से संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा, चिपको आंदोलन राजस्थान से संबंधित है, साथ ही साथ पादपों से संबंधित या प्लांट्स को बचाने से संबंधित सबसे पहला और सबसे बड़ा जो आंदोलन भी आप कह सकते हैं, पहला आंदोलन तो है ही ये, परंतु यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। अमृता देवी के नेतृत्व में बहुत सी महिलाएं इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करती हैं और राजा के सिपाहियों से खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने बलिदान को क्या कर देती हैं? दे देती हैं। चिपको आंदोलन इज राइट आंसर आपके इसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, कोशिका के उन से भाग में पाइरुवेट से CO2 ऊर्जा व पानी बनते हैं। पाइरुवेट ब्रेक डाउन इनटू CO2 एनर्जी एंड वाटर एट द विच साइट ऑफ सेल। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ये एरर आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को। अगर हिंदी में अगर समझ में नहीं आ पा रहा तो इंग्लिश में मैं बता रही हूँ कि ऐसा कौन सा भाग है कोशिका का जहां पर पाइरुविक अम्ल से CO2 व पानी का या ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जब ये पहली बात, ये क्वेश्चन आपसे पुट जो कर रहा है वो आपके पास ये देखिए सेल बायोलॉजी से सेल प्लांट्स फिजियोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है जो कि आपकी साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी से रिलेट करता है कहीं ना कहीं। ये ध्यान से सुनिएगा, हरित नवक में क्या पाइरुविक से CO2 व ऊर्जा व पानी का निर्माण होता है? नहीं। अब ध्यान से इस टॉपिक में थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे कैसे लगाना है वो देखते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आप सेल को उठाते हैं या सेल बाइलो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जब चलते हैं तो आप क्या करते हैं कि प्रत्येक कोशिका जो होती है श्वसन की क्रिया करती है। बिल्कुल सही है सर। प्रत्येक कोशिका जो है, सेल जो है, कोशिका जो है आपकी, वो क्या करेगी? श्वसन की क्रिया करेगी। ठीक है, श्वसन हुआ सर। श्वसन से संबंधित होने वाला कोशिकांग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब बड़ी समस्या कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम पढ़ते हैं तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के लिए बात करेंगे, उससे पहले हमें कुछ और चीजें भी समझनी है कि इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में, इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में लगातार ग्लाइकोलाइसिस चलता रहता है। ग्लाइकोलाइसिस चलती रहती है और ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है, इसका जो अंतिम उत्पाद है वो कौन होता है बच्चों? वो होता है पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल। और अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये पाइरुविक अम्ल डायरेक्ट ही माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्ट नहीं जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से सुनिए कि श्वसन की प्रक्रिया जब चल रही है, तो श्वसन की प्रक्रिया जब चल रही है तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज तो कन्वर्ट हो चुका है किसमें? पाइरुविक अम्ल में। अब यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा कि ये पाइरुविक अम्ल डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये जाएगा नहीं तो श्वसन की क्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। इसके लिए ध्यान से सुनिएगा, इस कोशिका और ध्यान से सुनिएगा, ग्लाइकोलाइसिस और पाइरुविक अम्ल यहाँ पर जब बन चुका है पाइरुविक अम्ल, तो इसको बदलना पड़ेगा। इसको किसमें बदलना
पड़ेगा एसिटाइल को एंजाइम में क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, तभी जाकर ये किसमें एंटर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा। परंतु पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल को एंजाइम में बदलने की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होगी, ये प्रक्रिया जो संपन्न होगी वो पैरामाइटोकॉन्ड्रिया अवकाश में होगी, पैरामाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगी, पैरामाइटो अवकाश में होगी। और जब पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में ये पाइरुविक अम्ल एंटर होता है तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम में एंटर होगा। और अब ये एसिटाइल को एंजाइम में जब कन्वर्ट हो गया तो अब ये एसिटाइल को एंजाइम कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जो कि कहां पर, यहाँ पर आपके मैट्रिक्स में, ध्यान से सुनिएगा। अब इस मैट्रिक्स में किसकी, क्रेब्स चक्र चलेगा। इस क्रेब्स चक्र के चलने के कारण या क्रेब्स साइकिल चलने के कारण से ये पाइरुविक अम्ल जो है कन्वर्ट होगा CO2 में, H2O में और साथ ही साथ ATP के फॉर्म में। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं कहाँ संपन्न होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन के ऑप्शन है ये गलत हैं तीनों। आपके पास थर्ड नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से वर्गीकरण का सही क्रम है, वर्गीकरण का सही क्रम, वर्ग, गण, कुल, वंश। नॉर्मल सी बात है कि वर्ग, गण, कुल, वंश यही आप पढ़ते हैं, कुल, गण, वर्ग, वंश नहीं, वर्ग, गण, कुल, वंश। यानी कि सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस, यही आपका क्लासिफिकेशन का क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है। ये आपके पास रहा आंसर सेकंड नंबर का। नेक्स्ट आपके पास है, मूंगफली का टिक्का रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है। अब मूंगफली, ग्राउंडनट, जो कि किसके द्वारा, सार्कोस्पोरा के थ्रू होने वाला क्या है, एक रोग है, ये फंगस इन्फेक्शन। ठीक, नेक्स्ट आपके पास वायरस मुक्त पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। ये आपकी एनसीईआरटी की किताब है जिसमें आप देख रहे हैं आपके पास में प्लांट बायोटेक का एक क्वेश्चन आया है ये अगेन, कि यहाँ पर सबसे लास्ट में एक लाइन में लिखा हुआ कि विभजोतक संवर्धन द्वारा, जहां पर भी मेरिस्टेमेटिक कल्चर होता है वहां पर आप क्या कर सकते हो, वायरस फ्री प्रकार का या वायरस मुक्त प्रकार के प्लांट्स को उत्पन्न करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, वह जंतु जिसमें श्वसनांग, उत्सर्जन अंग एवं परिसंचरण अंग नहीं पाए जाते हैं, एनिमल डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन आर। अब आपके पास में यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि जब आप एनिमल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये आपके पास में, कि फीताक्रमी टैक्वॉर्म, स्पॉन्ज, धागाक्रमी पिनवर्म, यकृतक्रमी, ये सारे के सारे प्लेटिहेल्मिन्थेस ग्रुप से हैं। और जब भी हम प्लेटिहेल्मिन्थेस ग्रुप के बात कर देंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लैम सेल्स, रेड सेल्स, ज्वाला सेल्स, ये सारी की सारी कोशिकाएं जो होती है मिल जाती हैं। जबकि स्पंज जो है वो बिलोंग करता है कौन से संघ को, पॉरीफेरा को। और पॉरीफेरा में उत्सर्जन की प्रक्रियाएं जो होती है संवहनी धाराओं के रूप में होती हैं, जल संवहनी धाराओं के रूप के माध्यम से होंगी। तो इसका आंसर जो होता है वो कौन आएगा, इसका आंसर नंबर सेकंड होगा और जिसका नाम है स्पंज। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, जीव द्रव्यों के संलयन में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन है, फ्यूजन यूज्ड फॉर द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज। प्रोटोप्लास्ट, आपको केंद्रक का किसी भी तरीके से फ्यूजन नहीं करवाना है, केवल और केवल दो कोशिकाएं लेनी है। उन दो कोशिकाओं की जो आउटर कवरिंग या जो आउटर लेयर है उसको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद उनका जो प्रोटोप्लास्ट है उसको फ्यूज करवाना है। ये अगेन आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। और बायोटेक्नोलॉजी के इस पोर्शन में जब भी हम बात करते हैं कि
fusion of the protoplast used a chemical that be used for a polyethylene glycol. इसका PEG है ना, PEG का क्या किया जाता है, इसमें आप यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे हैं 2020 के पेपर में, बिल्कुल लड्डू टाइप का पेपर दिया है, ठीक है। चलिए, अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है? वही प्रोटोजोआ संघ, जो कि एनिमल किंगडम या एनिमल क्लासिफिकेशन का आपका पहला ही संघ है, जिसमें आप क्या देखते हैं कि अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है? अमीबा कूटपाद की सहायता, सीलिया होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा, तो पहला क्वेश्चन इसका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। कशाभिकाएं होती है उसमें, नहीं होती है। रिक्तिकाएं अंदर की तरफ होंगी, जो कि आपके चलने से या गमन से संबंधित नहीं है। इसमें आपके पास आंसर जो होगा वो क्या होगा, कूटपाद होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, कॉकरोच के मुखांग किस प्रकार के होते हैं? ये आपके पास में जितना भी एनिमल स्ट्रक्चर है जिसमें आप अर्थवर्म, कॉकरोच इन सबको पढ़ोगे, उसमें है कि कॉकरोच के मुखांग किसका काम करते हैं? भेदी व चूषक का नहीं, चूषक व साइफन प्रकार का नहीं, चूषक व पकड़ने वाले नहीं, चबाने व काटने वाले इसका ही काम करते हैं। ये थर्ड, च्यूइंग एंड द बाइटिंग, ठीक। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होने का कारण निम्न, इकोलॉजी से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है, वातावरणीय प्रभाव है, पर्यावरण से संबंधित आ गया आपके पास ये क्वेश्चन अगेन। एसिड रेन आर द कॉज्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, कि अम्लीय वर्षा होने का कारण निम्न का निर्माण है, NO2 व SO2 की अधिक मात्रा, NH3 की अधिक मात्रा, CO2 की अधिक मात्रा, CO की अधिक मात्रा। वातावरणीय प्रभाव या पर्यावरण से संबंधित, वायु प्रदूषण से संबंधित है भाई ये क्वेश्चन आपके पास में। ये जनरली आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है इसी तरीके से। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और होगा जो अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन है वही, यानी कि अम्लीय वर्षा वही होती है जहां पर किसकी, HNO3 प्लस H2SO4 का कंसंट्रेशन लेवल जो होगा वो क्या होगा, हाई होता है, और ये प्रोड्यूस किसके थ्रू होती है, H2O व SO2 के थ्रू होता है, जो कि एक तरीके से स्टोन कैंसर का भी काम करता है। स्टोन कैंसर इट मींस, ताजमहल के लिए हम बात करते हैं, स्टोन कैंसर कुछ पथरी से संबंधित, स्टोन से संबंधित नहीं है। ये स्टोन कैंसर जो है आपके पास में ताजमहल को, ध्यान से सुनिएगा, मथुरा में एक रिफाइनरी है, और वो रिफाइनरी जो है उसका जो धुआं जो जाता है वो आगरा की तरफ जाता है। मथुरा आगरा से कुछ ही डिस्टेंस पे पड़ता है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो जब उसका धुआं जब वहां जाता है तो वो ताजमहल की जो अपर सरफेस है, यानी कि CaCO3 का जो लेयर बना हुआ है, संगमरमर की जो इमारत बनी हुई है ये, तो उसको क्या करता है, हार्म करता है। ठीक इसी तरीके से ये भी कहीं ना कहीं एसिड रेन से इफेक्टेड होता है। और ये SO2 जो होता है, सॉरी एक मिनट हम कहीं और ना चले जाएं, ये जो SO2 होता है उसके पत्थर को क्या करता जा रहा है, धीरे धीरे करके डाइमिश करता जा रहा है, जो कि आपको स्टोन कैंसर में आप पढ़ते हुए नजर आएंगे। बट अम्लीय वर्षा अलग टॉपिक है, तो अम्लीय वर्षा किससे रिलेटेड जाएगा, NO2 और SO2 से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, बाजरा का वानस्पतिक नाम, इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन है आपके पास में, ये कौन सा आएगा भाई, इसका आंसर आप बताइए भाई। टेट्रिकम एस्टिवम किसका नाम है, गेहूं का, बताइए। हार्डियम वल्गर, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न तत्व की होती है। हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, कैल्शियम की है, ठीक है। आंसर नंबर 3। चूर्णिल आसिता रोग उत्पन्न करने वाले सदस्यों का गण है, ये है एरिसाइफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में,
केचुए में श्वसन निम्न द्वारा किया जाता है। केचुए में, अब एनेलिडा ग्रुप में आप आ जाओ, एनेलिडा संघ में आप आ जाओ। गिल्स नहीं होते, पैम्फलेट नहीं होते, श्वास नलिकाएं नहीं होती, किसके कौन बचा? त्वचा। तो त्वचा के माध्यम से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, सेकंड इज बॉडी सरफेस। ठीक है, जो इसका आंसर रहेगा वो है बॉडी सरफेस। त्वचा क्या करी जाती है, नम बनाई जाती है इसमें। चवला या लोबिया कौन से कुल का है? चवला, चवला इट मीन्स क्या है बच्चों? दाल है, और दाल जहां आती है वहां कौन सा कुल आ जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल आ जाता है। ठीक है, और ये लेग्यूमिनेसी जो कुल आ जाएगा, कुल की जहां बात कर दी जाएगी, उसी का यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक कुल और दिया हुआ है फेबेसी, ये इसका आंसर आ जाएगा फैमिली का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, लिगामेंट किन्हें जोड़ता है? ध्यान से सुनिएगा, बोन टू बोन की जहां बात कर दी जाएगी वहां कौन आएंगे? लिगामेंट आएंगे। परंतु बोन टू मसल की जहां बात कर दी जाती है वहां कौन आ जाएंगे? टेंडन आ जाएंगे। तो लिगामेंट किन्हें जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, फोर्थ नंबर का बोन टू बोन। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास? 40 नंबर का क्वेश्चन है, एल्बुगो कैंडिडा, सब जानते हैं इसको। एल्बुगो कैंडिडा रोग उत्पन्न करता है। एल्बुगो कैंडिडा कॉज डिजीज, बाजरे का हरित बाली रोग, क्रूसीफेरी का श्वेत कीट, गेहूं का श्रृतकण, बैंगन का लघुपर्ण, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, लूज स्मट ऑफ द बीट, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इसका आंसर आएगा क्रूसीफेरी। ठीक है, आप देखते होंगे पत्तियों पर इसकी, जो हम बात कर दें सरसों हरसों की पत्तियों पर कुछ इस तरीके का व्हाइट कलर की रस्ट आपको दिखाई देती है, क्रूसीफेरी का श्वेत कीट रोग इसका क्या है? आंसर होता है। ठीक, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आज आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करी, और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चे या जिन बच्चों को रिवीजन करना है लास्ट ईयर के पेपर्स का, वो एक बार इन सब चीजों को देखें, ध्यान से सुने, इनके एक्सप्लेनेशन को देखें, जिसकी वजह से उनकी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ज्वाइन करें शिखर्स द लर्निंग ऐप। ठीक है, थैंक यू बच्चों।